Bismillahirrahmanirrahim. This lecture is about sensory receptor of vertebrates. First of all, we will discuss about hearing and equilibrium in vertebrates. Hearing and equilibrium are considered together because both sensations are received by the same vertebrate organ, that is our ear. ह्यूमन ईयर के बारे में आप शुरू से मैट्रिक एफएससी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं और आप आई थिंक आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छी से और डिटेल से आप लोगों को आता भी होगा, जानते भी होंगे। अब इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन ईयर इज यूज और सेंस hearing or sound. It is made up of three parts. Our human ear is divided into three portions or three parts: outer ear, middle ear, and inner ear. Outer ear include an outer projection and a canal ending at the membrane. ये outer ear है। ये जो ear है उसका आउटर पोर्शन है, उसको हम पिना कहते हैं, आउटर प्रोजेक्शन, और एक कैनाल जिसको हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। दिस इज द और आउटर ईयर। आउटर ईयर के सिर्फ दो पार्ट्स हैं, द फर्स्ट वन इज पिना एंड द सेकंड वन इज ऑडिटरी कैनाल। मिडल ईयर इज एन एयर सैक कंटेनिंग द थ्री स्मॉल बोन्स। ये है हमारा मिडल ईयर, ये वाला इतना पोर्शन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या इसको कह रहे हैं ये हम ईयर ड्रम, और ये तीन स्मॉल बोन हैं, मिलियस, एंकस एंड स्टैप्स, ठीक है। इनर ईयर इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन द सेंसरी रिसेप्टर फॉर हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। यहाँ से जहाँ से स्टैप खत्म होकर ओवल विंडो स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारा इनर ईयर स्टार्ट होता है और इसमें आ जाती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, क्लोएका, यूस्ट्रिचियन ट्यूब्स, राउंड विंडो, ओवल विंडो, एंड ऑडिटरी नर्व्स टूवर्ड्स द ब्रेन। Auricle help to collect sound waves traveling through the ear and direct them into external ostric meatus. जब भी हवा से जो वेव, साउंड की वेव्स हवा से गुजर रही होती हैं, वो हमारी कान के इस हिस्से से ऑर्टिकल से टकराती हैं, ठीक है, और वो ऑर्टिकल उनको मूव टुवर्ड द इनसाइड ऑफ या ईयर कैनाल ऑफ द ईयर मूव कराता है उनको। External ostic meatus. As sound wave enter they are change the pressure on the eardrum. जैसे ही साउंड वेव एंटर होती हैं ईयर ड्रम के अंदर, आउटर ईयर से ईयर कैनाल के अंदर जैसे ही साउंड एंटर होती हैं, तो ईयर ड्रम का प्रेशर चेंज होता है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक। ईयर ड्रम पे आके साउंड की वाइब्रेशन या साउंड की वेव्स टकराती हैं ईयर ड्रम, जिसको हम अपने कान का पर्दा कहते हैं। ईयर ड्रम, सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन which is covered by a thin layer of skin on its outer surface and a mucosa membrane in the inside. ये हमारा ईयर ड्रम है, ठीक है, जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं, ठीक है। ये इसकी जो आउटर साइड है वो थिन लेयर ऑफ स्किन की बनी हुई है, आउटर साइड, और जो इनर साइड है वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, शफाफ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की बनी होती है, ठीक है। और इसके जो मार्जिन्स हैं वो ओवल शेप्ड है, ठीक है। इसमें देखें जो इसके जो इसका ओवल शेप मार्जिन है और कुछ कोन शेप है, ठीक है। और जो इसकी इनर साइड है वो एक एपेक्स है, एपेक्स पॉइंटिंग इनवर्ड, लाइक तीखी है, ठीक है, पिन लाइक और एपेक्स लाइक। जब अंदर की तरफ जो उसकी साइड है ईयर ड्रम की, दैट इज एपेक्स और पॉइंटेड, और जो आउटर साइड है दैट इज ओवल शेप। मिडल ईयर,
or tympanic cavity. It is air-filled space in the temporal bone. It contains three bones called the auditory ossicles. ईयर बोन, ईयर ड्रम से आगे मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और इसमें तीन बोन्स आती हैं. दिस इज द मिलियस, एंकस एंड स्टैप. ये वाली जो है वो स्टैप है, ठीक. और उससे स्टैप जो है वो कनेक्टेड है ओवल विंडो के साथ, ठीक है. ये जो आपको राउंड सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये ओवल विंडो है. The oval window is the opening of tympanic cavity that lead to the inner ear. ये ओपनिंग है जो कि मिडल ईयर से इनर ईयर में खुलती है, ठीक है. साउंड वेव्स पिन्ना से होकर ईयर किनाल से ईयर ड्रम में जाती हैं और जाकर मीलियस, इंकस और स्टैप को वाइब्रेट करती हैं. स्टैप जो है क्योंकि वो कनेक्टेड होती है ओवल विंडो के साथ, ठीक है, जिस तरह से ओवल विंडो वाइब्रेट करती है. ओवल विंडो से कुछ साउंड वेव इनर ईयर में चली जाती हैं और कुछ यूस्टिशियन ट्यूब्यूल्स या ऑडिटरी ट्यूब्स में चली जाती हैं, ठीक है. ऑडिटरी ट्यूब्स कनेक्ट होती हैं हमारी नेजल कैविटी से. अब इनका क्या फंक्शन है, ये साउंड को या साउंड की वाइब्रेशन में बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है. हमारी आउटर ईयर और हमारा इनर ईयर में साउंड की वेव्स में बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस हैं अगर बहुत ज़्यादा होंगी तो कुछ वाइब्रेशन या कुछ साउंड जो है वो हमारी नेजल कैविटी में आ जाएगा. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, ठीक है, बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते हैं या हम बहुत ऊंची आवाज़ सुन लेते हैं तो हमारी जो नेजल कैविटी है अक्सर उसमें भी वाइब्रेशन फील हो रही होती है. तो वो उसका क्या उसकी वजह ये है कि जब बहुत ज़्यादा साउंड, बहुत हाई पोटेंसी या हाई इंटेंसिटी से साउंड हमारे कान के अंदर एंटर होता है तो ये जो यूस्टिशियन ट्यूब्स हैं ये यहाँ साउंड में इनर और आउटर ईयर की साउंड वाइब्रेशन में बैलेंस प्रोवाइड करती हैं. तो साउंड जो है वो या वाइब्रेशन जो है वो यूस्टिशियन ट्यूब्स थ्रू हमारी नेजल कैविटी में आता है, जो हमारी नेजल कैविटी में वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है. ऑडिटरी ऑसिकल्स. The tiny ligament attach bone to the wall of tympanic cavity. Tympanic cavity ये जो ईयर ड्रम है इसके साथ tympanic cavity है. ये इन ट्यूब्स को ये जो तीन छोटी बोन्स हैं, स्मॉल बोन, मिलियस, इंकस और स्टैप, इनको टाइनी लिगामेंट इनको टेम्पेनिक कैविटी के साथ अटैच करते हैं. These are covered by the mucous membrane. It provides a bridge. It bridge the eardrum and the inner ear. ये ईयर ड्रम और इनर ईयर के दरमियान में एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर. ये जो तीन ऑसिकल्स हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स, इनको ऑडिटरी ऑसिकल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो जब वेव्स या साउंड हमारी ईयर के अंदर एंटर होता है तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. इन स्मॉल बोन्स की वजह से हमारी ईयर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. These auditory ossicles transmit vibration between eardrum and inner ear. Milius is attached to the eardrum. जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, मिलियस अटैच है ईयरड्रम से. जब ईयरड्रम वाइब्रेट करता है तो मिलियस वाइब्रेट करती है और उसी के साथ एंकस और स्टैप वाइब्रेट करती है. स्टैप ओवल विंडो के साथ अटैच है और ये वाइब्रेशन को इनर ईयर में ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है. ऑडिटरी ट्यूब्स या यूस्टिशियन ट्यूब्स. These connect the middle ear to the back of the nasal pharynx. These conducts air between the tympanic cavity and the outside of the body by way of nose and mouth. It also helps to maintain equal pressure of both sides of the ear, outer or inner side of the ear. ठीक है. Its function is noticeable during rapid altitude changes of vibration or sound. Popping sound is heard
व्हेन हियरिंग इज रिस्टोर्ड बैक टू द नॉर्मल, ठीक है। जब पॉपिंग साउंड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा साउंड हो रहा होता है, ठीक है, तो हमें साउंड रिस्टोर होके बैक सुनाई दे रहा होता है। तो वो जो साउंड रिस्टोर होके बैक हमें सुनाई दे रहा होता है, वो हमारी इन यूस्टिशियन ट्यूब्स में जो साउंड की वेव्स बच जाती हैं, वो दोबारा हमारी ईयर की तरफ मूव करती हैं, उनकी वजह से होता है। नेक्स्ट है द इंटरनल और इनर ईयर। इट इज कंसिस्ट ऑफ labyrinth, सेमी सर्कुलर कैनाल, क्लोएका, राउंड विंडो। ईयर जो हमने लास्ट पढ़ी थी दैट इज द ओवल विंडो, लेकिन ये है राउंड विंडो। मिडल ईयर में ओवल विंडो है और इनर ईयर में राउंड विंडो है। एंड दिस स्पाइरल ऑर्गन दैट इज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये है वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स दोनों को मिलाकर लेब्रिंथ कहते हैं, ठीक है। और आगे वेस्टिब्यूल में ही अगला जो एक विंडो लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि गोल होता है, उसको हम राउंड विंडो कहते हैं। और जो ओवल विंडो है वो अंडे की शक्ल की होती है और ये सर्कल की शक्ल की होती है, राउंड होती है बिल्कुल। और इससे अगला जो स्ट्रक्चर है इनर ईयर का दैट इज द क्लोएका एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। और यहाँ से नर्व या टेम्पेनिक नर्व जो है वो ब्रेन की तरफ मूव करती हैं। Labyrinth. It is consist of two parts. It is known as the communicating chamber. Its two parts. It is divided into two parts: osseous or bony labyrinth और membranous labyrinth। ये जो आपको ब्लू कलर का इस डायग्राम में ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं, तीन तीन तरह की ट्यूब्स नजर आ रही हैं। इसका जो आउटर पार्ट है वो ब्लू है और जो इनर पार्ट है दैट इज शोन बाय रेड कलर, ठीक है। ये इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा है। जो आउटर पार्ट है वो ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का जो ये पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बोनी लेब्रिंथ को। और इसी बोनी लेब्रिंथ के अंदर जो रेड कलर का पार्ट है वो भी लेब्रिंथ है, लेकिन वो लेब्रिंथ है मेम्ब्रेनस, ठीक है। जो बोनी लेब्रिंथ है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसको हम कहते हैं पेरिलिम्फ, which is secreted by cell in the wall of the bony canal। और जो अंदर वाला रेड लेब्रिंथ है वो मेम्ब्रेनस है और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ। Semicircular canals and cloaca. Semicircular canal is a part of labyrinth. It provides the sense of equilibrium, ठीक है। इन्हीं कैनाल को लेब्रिंथ के ये जो कैनाल्स हैं इनको ही सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। क्लोएका, its major function is hearing. It has two parts. The upper compartment is called scala vestibula, which lead to the oval window, which lead from oval window to apex of the spiral. Lower part or lower compartment is called scala tympani, जो कि एपेक्स से राउंड विंडो तक होता है, ठीक है। अब क्या है, ये क्लोएका है। अगर हम क्लोएका को अनवाइंड या अनस्पायरल करके देखें या अनकॉइल करके देखें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। वो पार्ट जो कि ओवल विंडो से ओवल विंडो जो कि स्टैब के साथ कनेक्टेड है, जो कि ओवल विंडो से स्पाइरल करता हुआ इसकी एपेक्स तक जाता है, ठीक है। अंदर वाली जो लेयर है या अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है उसको हम कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। और वो पार्ट या वो मेम्ब्रेन जो कि बाहर की तरफ एपेक्स से मूव करती हुई राउंड विंडो तक जाती है, उसको हम कहते हैं लोअर कंपार्टमेंट या स्केला टेम्पेनी। आगे है द राउंड विंडो। इट ओपन इन द वॉल ऑफ द इनर ईयर। इस डायग्राम में आपको ये क्लोएका है। क्लोएका का वो पार्ट जो कि ओवल विंडो से
क्लोएका का वो पार्ट जो कि ओवल विंडो से एपेक्स तक जाता है, दैट इज द स्केला टेम्पेनी, सॉरी वेस्टिबुलाई, और जो एपेक्स से राउंड विंडो तक जाता है दैट इज द स्केला टेम्पेनी। ठीक है, और ये आपको अंदर जो ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है दैट इज द ऑर्गन ऑफ कार्टिंग, ये ऑर्गन ऑफ कार्टिंग। Cloacal ducts. These are the part of the membranous labyrinth. Uh, lies lies between two bony compartment and end as a closed sac at the apex. It separates from scala vestibuli by vestibular membrane. It separates from scala tympani by basal membrane. अब ये क्या करता है, स्केला वेस्टिबुलाई को अंदर जो मेम्ब्रेन है उससे सेपरेट करता है, और जो स्केला टेम्पनी है उसको बेसल मेम्ब्रेन से सेपरेट करता है। ठीक है, ये जो डक्ट्स हैं, क्लोएकल डक्ट्स है, ये स्केला टेम्पनी और स्केला वेस्टिबुलाई को, जो इनके अंदर वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन और बेसल मेम्ब्रेन है उनसे सेपरेट करती हैं। क्लोएका एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, इनका फंक्शन क्या है, साउंड कैसे मूव करता है, वाइब्रेशन ऑफ द स्टेप्स अगेंस्ट द ओवर विंडो। अब हमने बात की थी कि साउंड हमारे पिना से होता हुआ हमारी एयर कैनाल से ईयर ड्रम से मेलियस, इंकस और स्टैप में आता है। ठीक है, मिलियस और स्टैप्स में जब साउंड वाइब्रेशन आ गई तो स्टैप ने वाइब्रेट करना है अगेंस्ट दी ओवल विंडो, और ओवल विंडो पे वो प्रेशर वेव्स प्रोड्यूस कर देती है। ओवल विंडो नेक्स्ट प्रेशर प्रोड्यूस करता है पेरिलिम्फ में। अब पेरिलिम्फ क्या है, जो कि बोनी लैबिरिंथ है, उसके अंदर जो फ्लूइड है उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्लोएका की जो पेरिलिम्फ है उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये वाइब्रेशन एपेक्स से होती हुई बेसल मेम्ब्रेन में आती है। ठीक है, और बेसल मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। बेसल मेम्ब्रेन से वाइब्रेशन यहाँ पर जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ चली जाती है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का स्ट्रक्चर ये है, जब पेरिलिम्फ से बेसल मेम्ब्रेन तक वाइब्रेशंस आई तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में चली गई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का ये स्ट्रक्चर है। अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस या हेयर लाइक सेल्स हैं। अब ये सेल्स उन वाइब्रेशन की वजह से ये सेल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, और वो सिग्नल्स नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं या नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। वो नर्व इम्पल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट तक ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, क्या होता है दोबारा से देख लेते हैं। स्टैप में जब वाइब्रेशन होती है तो ओवल विंडो वाइब्रेट करती है। ओवल विंडो की वाइब्रेशन से प्रेशर प्रोड्यूस होता है पेरिलिम्फ, क्लोएका के पेरिलिम्फ में। पेरिलिम्फ से प्रेशर एपेक्स से होता हुआ बेसल मेम्ब्रेन में आता है। बेसल मेम्ब्रेन में यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में हेयर लाइक सेल्स हैं। वो हेयर लाइक सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जैसे ही प्रोड्यूस होता है तो वो एक्शन पोटेंशियल ये जो नर्व फाइबर्स हैं इनके थ्रू हमारी ब्रेन के सेरिब्रम में चला जाता है। अब ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है वो हमारी विजन को, हमारे साउंड को ट्रांसलेट करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज द स्पाइरल ऑर्गन। This is the organ of Corti, which contain the hearing receptor. Receptor cells. These function somewhat like neuron, move back and forth depending on the pitch of the sound.
एक यंग पर्सन या यंग चाइल्ड साउंड वेव्स को 20 टू 20,000 हर्ट्ज वाइब्रेशन पर सेकंड की स्पीड से डिटेक्ट कर सकता है। 20 to 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड, लोएस्ट टू हाईएस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी है ह्यूमन की वो 2000 से 3000 तक है, ठीक है। और डॉग जो है वो 40,000 वाइब्रेशन पर सेकंड को सेंस कर सकता है। न्यूरल पाथवे, द टेम्पोरल लूप इंटरप्रेट hearing or sound, follow the vestibulo-cloacal cranial nerve। जो हमारा ये ईयर का वेस्टिबुलर या टेम्पोरल लूप है, ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से टेम्पोरल लूप है वो हेयरिंग को इंटरप्ट करता है, और वेस्टिबुलर क्लोएकल क्रेनियल नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में चला जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम, अब हेयरिंग के मैकेनिज्म के साथ साथ जो हमारा ईयर है वो हमारे इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन रखता है, हमारी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। फॉर एग्जांपल जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं उनकी जो मूवमेंट, उनके अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड में की इंटेंसिटी में उनकी उसकी जो फ्लूइड की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट बताती है कि हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस्ड है, इक्वल है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, आइदर और नॉट, ठीक है। So, a sense of equilibrium is divided into two types: static equilibrium, which refer to the sense of movement in one plane; dynamic equilibrium refer to the sensing angular or rotational movement. As the head moves, a shift in position of cilia within the thick fluid around them generate a nerve impulse. The fluid above the cilia cell contain the small crystals of calcium carbonate, जिसको ओथोलेट्स कहते हैं। अब ये हमारे जो जब हमारा हेड मूव करता है तो हमारे कान के अंदर ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्स के ऊपर सीलिया लगे होते हैं। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं उनमें नर्व इम्पल्स होते हैं, उनके ऊपर सीलिया लगे होते हैं, ठीक है। सीलिया के ऊपर सॉल्टेटरी क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, उसको कहते हैं ओथोलेट्स। जब हम अपना सर हिलाते हैं तो ये जो फ्लूइड है वो मूव करता है, और ये सॉल्ट्स जो हैं वो एक तरफ मूव करते हैं। अब देखें, जब हमने ये अपराइट हेड की पोजीशन है और सॉल्ट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। जब हम अपने हेड को बेंड फॉरवर्ड करते हैं तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सॉल्ट एक तरफ हो जाते हैं और सीलिया बेंड करते हैं। जब सीलिया बेंड करते हैं तो ये सिग्नल न्यूरॉन के थ्रू हमारी ब्रेन में जाता है, ठीक है। जो ब्रेन हमें बता रहा होता है कि हमारा जो बॉडी का इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन नहीं है। ये तो था जी इक्विलिब्रियम इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक। जब वाटर में हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वाटर लिविंग एनिमल्स लाइक फिशेस दे लैक बोथ आउटर एंड मिडल ईयर। बोनी फिशेस में जो रिसेप्टर हैं हेयरिंग और इक्विलिब्रियम के, वो वर्टिब्रेट्स के इनर ईयर की तरह के होते हैं, या उसका स्ट्रक्चर जो है वो उनके सेम लाइक वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनमें सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं जो कि इनकी रोटेशनल मूवमेंट को हेल्प आउट करती हैं और इनमें इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखती हैं। कुछ फिश के स्कल और स्विम ब्लैडर के दरमियान में ऑसिकल 3 जो स्मॉल बोन्स हैं मीडियस इंकस और स्ट्रैप, वो भी मौजूद होती हैं, जो कि इनमें साउंड वेव्स को या साउंड वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। स्किन सेंसर ऑफ डैमेजिंग स्टिमुलाई, दीज आर दी पेन रिसेप्टर्स, जिनको हम नोसिसेप्टर्स भी कहते हैं। जब भी कहीं भी हमारी बॉडी में इंजरस या इंजरी या डैमेज स्टिमुलाई आता है तो वो पेन रिसेप्टर्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब पेन रिसेप्टर की फ्री एंडिंग्स भी होती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के हमने रिसेप्टर की शेप्स देखी थी, जिसमें हमने नेसीसियन और माइसनर सेल्स भी, रिसेप्टर्स भी देखे थे। इनको कलेक्टिवली नोसिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। नोसिसेप्टर डैमेजिंग या इंजरस स्टिमुलस के लिए स्पेसिफाई होते हैं, और ये इंजरस स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ हीट भी होता है।
हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर भी हो सकता है, डेंजरस केमिकल की सूरत में भी हो सकता है, ठीक है। पेन की वो हर वो स्टिमुलस जो हमारी बॉडी में पेन काज करेगा, ठीक है। प्रेशर की वजह से किसी चीज़, कोई चीज़ हमारी किसी चीज़ के नीचे हमारा हाथ आ गया, या हमारी चीज़ हमारे हाथ में कोई चीज़ चुभ गई है, या हमें बहुत ज़्यादा ठंड फील हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे हमारा हाथ जो है वो लग गया है, वो भी हमारी हाथ में समटाइम पेन प्रोड्यूस करता है। बहुत ज़्यादा हीट में हमारा हाथ लग गया है वहाँ, वो भी हमारी बॉडी में या हमारे हैंड में वो भी पेन लाइक सेंसेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इन सब को कलेक्टिवली नोसिसेप्टर्स कहते हैं, और इनकी सब कैटेगरीज हैं। थर्मोरिसेप्टर्स भी इसी में आ जाते हैं, मैकेनोरिसेप्टर्स भी इसी में आ जाते हैं, कीमोसेप्टर भी नोसिसेप्टर का ही कैटेगरी है। और ये नेव्ड डेंड्राइटिस होती हैं या फ्री नर्व्स एंडिंग होती हैं, जो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होती हैं। Mechanoreceptors is a sensory receptor that respond to mechanical pressure or distortion. These are four main. There are four main types in the skin of human: Pacinian corpuscle, Meissner's corpuscle, Markle's disc, or Ruffini corpuscles. Pacinian corpuscles are one of the four major type of the mechanoreceptor. ये free nerve ending होती हैं और sensitive to pain and pressure. Meissner's corpuscles is also the type of mechanoreceptor, और ये भी free nerve ending होती हैं, जो कि sensitive होती हैं, sensitive to touch, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर और उसके ऊपर बंच ऑफ नर्व्स, और ये वाइब्रेशन को भी सेंस करती हैं, और 50 हर्ट्ज तक की वाइब्रेशन को ये टच कर सकती हैं, या कोई साउंड वेव जो हमारी बॉडी पे 50 हर्ट्ज तक जिसकी वाइब्रेशन साउंड की 50 हर्ट्ज तक है, और वो साउंड हमारी बॉडी के साथ टच कर रहा है, तो ये इसको सेंस कर सकती है। These are present in our skin, not in the ear. Ruffini ending temperature, इसके दो टाइप्स हैं, क्रॉस एंड बल्ब और रॉफिनी एंड। क्रॉस एंड बल्ब जो हैं वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। ये सिलेंड्रिकल और ओवल शेप्ड होते हैं क्रॉस एंड बल्ब्स, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बल्ब लाइक होता है, दैट्स वाई इनको बल्ब कहते हैं, ठीक। और ये कोल्ड के स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं या कोल्ड को सेंस करते हैं। जो रोफिनी एंडिंग है, ये वार्म टेम्परेचर को या हीट के रिसेप्टर्स को कैरी करती हैं या सेंस करती हैं, ठीक। और ये इलोंगेटेड होती है। थर्मोरिसेप्टर्स, अगर हम थर्मोरिसेप्टर्स की मैमल्स में बात करें, तो मैमल्स की स्किन पर छोटे छोटे सेंसिटिव एरियाज होते हैं, ठीक है। उनको जो कि सर्दियों और गर्मी को फील करते हैं, उनको हम कोल्ड और वार्म स्पॉट्स कहते हैं। जो कोल्ड स्पॉट्स हैं वो हमारी बॉडी में लाइटली माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड होते हैं। उनके जो न्यूरॉन्स हैं या उनकी जो एक्सॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के एक्सॉन, या तो वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं या फिर स्लाइटली माइलिनेटेड होते हैं, ठीक। माइलिनेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि जो कोल्ड कोल्ड को फील करेंगे, माइलिन क्योंकि लिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो अगर कोल्ड का स्टिमुलस आएगा तो वो जो लिपिड है वो तो उसको एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी लिपिड्स उसको वार्म में चेंज कर देंगे। तो जो कोल्ड के रिसेप्टर्स हैं वो कोल्ड को इसलिए डिटेक्ट करते हैं क्योंकि वो नॉन माइलिनेटेड और स्लाइटली माइलिनेटेड होते हैं। और ये अप्रॉक्सीमेटली 27 से 17 डिग्री सेल्सियस तक के स्टिमुलस को इजीली सेंस कर सकते हैं। वार्म का जो रिसेप्टर्स हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, लेकिन इनकी जो नर्व की एंडिंग्स हैं या जो टर्मिनल एंड्स हैं वो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स के होते हैं। और ये 45 तक मैक्सिमम सिग्नल को कर सकते हैं डिटेक्ट या सेंस।
सोनर, सोनर या सोनिकेशन एक ऐसी सेंस है जो कि बर्ड्स में अपनी आवाज़ को, कुछ बर्ड्स या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अपनी आवाज़ को बहुत दूर तक, अ, वो बहुत से डिस्टेंस तक अपनी आवाज़ को भेज सकते हैं। ठीक है, जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज़ की पिच या इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि दूर तक ट्रैवल करती है, अलॉन्ग द डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और उनकी जो साउंड है उसकी इको प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इको मीन कि जब वो आप बोलते हैं वही साउंड रिपीट होके रेपिटिशन में आपको सुनाई देता रहता है। तो कुछ एनिमल्स में और कुछ बर्ड्स में सोनिकेशन की या सोनर, सेंस ऑफ सोनर होती है। ठीक है, और इनमें आ जाती हैं बर्ड्स, श्रू या केव डिवेलिंग बर्ड्स व्हील में। इससे ये किसी डिस्टेंस को या किसी चीज़ की डेप्थ को डिटेक्ट कर सकते हैं या सेंस कर सकते हैं। ठीक, अब जिस तरह से कुछ बैट्स हैं वो अपने टिक साउंड, क्लिक साउंड या टिकट साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और वो सिर्फ साउंड एक सेकंड में वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो 2 to 3 मिली सेकेंड के लिए होता है। लेकिन जो उसकी रेपिटेशन या सोनिकेशन सुनाई देती है या जो उसकी इको सुनाई देती है वो 100 टाइम पर सेकेंड सुनाई दे रही होती है, दोबारा रिपीट होकर। वो जो साउंड प्रोड्यूस इटसेल्फ करते हैं वो 2 to 3 मिली सेकेंड के लिए होता है, लेकिन उसकी जो रेपिटेशन है वो एक सेकेंड में सेवरल 100 टाइम्स हमें सुनाई दे रही होती है। और इस तरह से अपने प्रे को भी कैच कर सकते हैं, क्योंकि इनमें सोनिकेशन और सेंस ऑफ हियरिंग बहुत तेज होती है। नेक्स्ट है द सेंस ऑफ स्मेल। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, the respiratory segment and the olfactory segment. Each olfactory receptor is a neuron. Each neuron has a short, thick dendrite with an expanded end called the olfactory rod. olfactory rod के ऊपर सीलिया होते हैं। ठीक है, और ये जो olfactory rod है, एक olfactory rod के ऊपर 10 से 20 तक सीलिया लगे होते हैं। ठीक है, ये जी हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब है। ठीक, नेजल कैविटी के ऊपर हमारी ऑल्फैक्टरी सेगमेंट होता है। ये नेजल कैविटी है, ये नेजल सेगमेंट है, ये रिस्पायरेटरी फॉर द रिस्पायरेशन यूज होता है, और ये हमारा ऑल्फैक्टरी सेगमेंट है जिसके अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर सीलिया होते हैं, और ये दीज आर द रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और इनके साथ न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं। ठीक है, इन न्यूरॉन्स के ऊपर सीलिया होते हैं। अब ये इसका ही स्ट्रक्चर ऑल्फैक्टरी बल्ब या ऑल्फैक्टरी नर्व्स का जो स्ट्रक्चर है वो ये है आगे, कि उसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं। ठीक है, और एक नर्व के ऊपर 10 से 20 तक सीलिया मौजूद होते हैं। अब जी थ्योरी ऑफ स्मेल क्या है? जब भी कोई ऑर्डर का मॉलिक्यूल या स्मेल का मॉलिक्यूल आकर इनकी मेम्ब्रेन से टच करता है, ये जो न्यूरॉन्स हैं इनकी आउटर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कोई भी ऑर्डर या स्मेल का मॉलिक्यूल आकर टच करता है, तो मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनके साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, इस मॉलिक्यूल की आउटर साइड या फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑर्डर और स्मेल के मॉलिक्यूल की बाइंडिंग जब मेम्ब्रेन की प्रोटीन के साथ हो जाती है, तो इस इंट्रैक्शन की वजह से जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो ऑल्टर हो जाती है। ठीक है, मेम्ब्रेन इम्परमेबल से परमेबल हो जाती है, और जो स्मेल के जो सिग्नल्स हैं वो हमारी नेजल कैविटी में ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू हमारी ब्रेन तक जाते हैं। ठीक है, उसको ये न्यूरॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, ये सीलिया के थ्रू ये न्यूरॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, और वो हमारे ये जो न्यूरॉन्स हैं जब ये इसको डिटेक्ट करते हैं तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ये हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं, और हमारा ब्रेन जो है वो डिटेक्ट करता है ये किस टाइप की स्मेल है, इवन स्वीट और पंजेंट। ऑल्फैक्टरी सेंस फिशेस में कैसी है? कुछ फिशेस लैम्प्रे जिस सैलमन्स में सेंस ऑफ ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो अपनी जो हेचिंग स्पैन है उस तरफ मूव कर सकती है। ठीक है,
जिसमें वो 1000 years अगो या कुछ ईयर्स अगो वो हेच हुई थी, ठीक है। उनकी जो हेचिंग हुई थी, फॉर एग्जांपल अगर किसी बहुत दूर स्ट्रीम में हुई थी, तो वो थ्रू देयर ऑल्फैक्टरी सेंस अपनी स्पैमिंग की जो स्मेल है उसके थ्रू अपनी माइग्रेटरी स्ट्रीम तक पहुंच जाती हैं। एम्फीबियन में ऑल्फैक्शन एम्फीबियंस जो है वो ऑल्फैक्टरी सेंस को यूज़ करते हैं अपनी मेट को डिटेक्ट करने में, कोई भी टॉक्सिक या नॉइजेस केमिकल्स को डिटेक्ट करने में, कोई अपनी फूड को डिटेक्ट करने में कि हमारी फूड यहाँ पे है, उसकी फूड की स्मेल से उनको एम्फीबियन को पता चल जाता है, ठीक है। काफ़ी दूर काफ़ी डिस्टेंस से, कुछ माइल से उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा प्रे मौजूद है। रेप्टाइल्स में के मुंह के अंदर ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस होती हैं जिनको जैकॉब्सन ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्नेक की जो टंग है, क्योंकि जो स्नेक है उसकी जो टंग है वो फ्लिक आउट हो सकती है, मतलब बाहर की तरफ जब मूव करती है उसके फ्लिकिंग आउट से जब वो किसी भी सब्सटेंस के साथ टच करती है और दोबारा मूव करके अपने माउथ के अंदर उसकी टंग फ्लिक आउट करके दोबारा माउथ के अंदर आती है, तो जो अंदर ब्लाइंड एंडिंग पाउच में जिकॉप्सन ऑर्गन होता है उसके साथ टच करती है। जिकॉप्सन ऑर्गन उस स्टिचिंग सबस्ट्रेट की स्मेल से पहचान लेता है या स्मेल से सेंस करता है कि ये जो सब्सटेंस है ये कैसा है, इसकी ऑर्डर कैसी है, ठीक है। ये मेरी फूड के लिए यूज़ हो सकता है, आइदर इट इज़ नॉइजियस टॉक्सिक और इट इज़ स्वीट और बेनिफिशियल। इसी तरह जो वल्चर्स हैं वो डेड और डाइंग प्रे को स्मेल के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं, और आपको पता है कि जो वल्चर्स होते हैं वो डेड मटेरियल को खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दिस सेंस ऑफ टेस्ट। टंग जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, और जो हमारा माउथ है उसके फ्लोर के ऊपर फूड को मैनिपुलेट या मैस्टिकेशन, फूड की मैस्टिकेशन के लिए सेल्स होते हैं हमारी टंग के ऊपर, ठीक है। उस पर सीलियरी सेल्स होते हैं जो कि सीलिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, मॉइस्चर प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, पेपलाई होते हैं और टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। जो इन सब चीज़ों की कंपोजिशन से हमारी जो टंग है उसका बेड नरिश होता है, ठीक है। टंग इज सेंसिटिव एंड kept moist by cilia and is richly supplied with nerves and blood vessels. It is primary organ of taste, as much of the upper surface of the tongue is covered by papillae, which give tongue the bumpy appearance. हमारी जो टंग है वहाँ पे हमें कुछ बम्प लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, कुछ बैलून की तरह के, ठीक है। वो पेपिलाई होते हैं। जो हमारे पेपिलाई हैं उनके दरमियान में थाउजेंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होते हैं जिनको टेस्ट रिसेप्टर्स कहते हैं। टेस्ट रिसेप्टर्स आर दी सेंस ऑर्गन फॉर टेस्ट, ठीक है। ये हमारी टंग है, और ये जो बम्पी सी अपीयरेंस है, ये जो हमारे बैलून लाइक अपीयरेंस है, इनको हम कहते हैं पेपिलाई। अब ये पेपिलाई के दरमियान में टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स हैं। अब ये टेस्ट बर्ड्स न्यूरॉन्स के साथ अटैच है, सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ अटैच है। There are four basic types of taste in the human: sweet, sour, salty और bitter। और एक additional भी कैटेगराइज किया गया है अब additional टेस्ट बर्ड उमामी। उमामी ऐसा बर्ड है जो कि हमारी अब जिस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स चले हुए हैं, तो ये किसी एडिशनल फ्लेवर को या न्यू फ्लेवर को या जो हमने कोई न्यू चीज़ खाई है उसके फ्लेवर को डिटेक्ट करता है। अगर हम बात करें मैकेनिज्म की कि टेस्ट हमें कैसे फील होता है डिफरेंट चीज़ों का, तो जो जो चीज़ हम खाते हैं, ठीक है, गुस्टेशन से हमारी टंग के अंदर ये जो हमने चीज़ हमने खाई है हमारे माउथ के अंदर एंटर हुई है, ठीक है, उस स्टिमुलस की प्रोटीन हमारी जो टंग है उसके रिसेप्टर सेल्स के साथ उसकी प्रोटीन हमारी जो टंग की प्रोटीन है उसकी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन होती है, जस्ट लाइक स्मेल का जो मैकेनिज्म है वैसे ही इसका मैकेनिज्म है। जब बाहर का स्टिमुलस आके हमारी टंग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन के साथ
बाइंड करता है, तो इन इंट्रैक्शन की वजह से मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज होने की वजह से नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होती है। नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और एक्शन पोटेंशियल हमारे ब्रेन तक जाता है और हमें वहाँ ब्रेन से इंस्ट्रक्शन आती है कि सॉर या स्वीट, सॉल्टी और बिटर टाइप का टेस्ट है। रेप्टेलियन में टेस्ट और स्मेल दोनों के लिए जैकॉब्सन ऑर्गन यूज होता है, ठीक है। ये अपने माउथ को खोलते हैं, अपने माउथ के अंदर कोई केमिकल है या कोई केमिकल चेंज आ रही है, इनके माउथ के अंदर कोई मटेरियल है या इन्होंने कोई चीज़ खाई है, तो जैकॉब्सन ऑर्गन के थ्रू ये डिटेक्ट करते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है और इसका टेस्ट कैसा है। फिशेज में थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं लाइक ह्यूमन, और ये टेस्ट बर्ड इनकी लिप्स और इनके फेस के ऊपर होते हैं। और जो कैट फिश है उसमें फिंगर लाइक पैक्स होते हैं, और ये फिंगर लाइक पैक्स भी एज अ टेस्ट बर्ड्स यूज होते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं किसी भी केमिकल को। केमिकल रिसेप्टर्स भी एज अ केमिकल रिसेप्टर भी यूज होते हैं, किसी भी चीज़ के टेस्ट को ये सेंस या फील कर सकते हैं। The last one is sense of being. Being is that sense that able an animal to see the world around them. Animal required sense of being to survive, find food, protect themselves from predators, seek shelter, and so on. जो मेजर ऑर्गन है बीएन का, बीएन के लिए जो मेजर ऑर्गन यूज होता है दैट इज द आई। आई अलोंग विद इट्स मल्टीपल पार्ट्स एंड इन कोऑर्डिनेशन विद ब्रेन प्रोड्यूस बीएन, ठीक है। अब आई के डिफरेंट पार्ट्स हैं, कोई लाइट के फोटोन को कैप्चर कर रहा है, कोई फोकसिंग कर रहा है, ठीक है, कोई इमेज को बड़ा और छोटा कर रहा है। इन सब के थ्रू और ऑप्टिकल नर्व के थ्रू और ब्रेन की इंस्ट्रक्शन के की हेल्प से, कोऑर्डिनेशन से हमें कोई भी चीज़ नज़र आती है, कोई इमेज बनता है या हमारी विजन में वो हेल्प करते हैं। These are the parts of eye: lens, humerus, retina, optical nerves, sclera, eyelashes and eyelids, cornea, aqueous humor, और iris and pupil. This is the anatomy of eye. Mechanism of vision. Light rays enter our eye when we look at an object. These rays are refracted before getting to the retina. An inverted image is formed the retina, which is real and smaller than the object. अब क्या होता है, लाइट की रेज हमारी रेटिना पे पड़ती हैं, ठीक है। लाइट की रेज आकर हमारी रेटिना पे पड़ती हैं। रेटिना पे जो इमेज बनता है वो उलट होता है उस ऑब्जेक्ट से जो हम देख रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट सीधा होता है, लेकिन जो हमारी इधर इमेज हमें नज़र आ रहा होता है वो इन्वर्टेड होता है, उससे उलट होता है, ठीक है, और उससे छोटा होता है। As a job of retina is to transmit electrical impulses from retina to the brain. Hence, it sends impulse to the brain, which interrupt its image, giving its real size and detail of the object. The above process is very fast and repeated for the all objects seen. अब ये रेटिना के साथ नर्व इम्पल्स जुड़ी होती हैं, और नर्व इम्पल्स ब्रेन में मैसेज कन्वे करते हैं। ब्रेन जो है वो उस इमेज को हमें सीधा करके दिखाता है और उसका एक्चुअल साइज और उसकी डिटेल बताता है, उसकी मोटाई, चौड़ाई, लंबाई और इसकी सीधी शेप, हमें उसके के बारे में सारी इंस्ट्रक्शन, सारी डिटेल बताता है कि हमने ये देखा है। और यही जॉब जो है, ये सीन क्राइटेरिया तमाम चीज़ें जो हम देखते हैं उनके लिए फॉलो है। अकोमोडेशन क्या है? Vertebrate can adjust their vision for light coming either from close or distant objects. This process of focusing light on the retina is called accommodation. Stretching and relaxation of eye muscle antifiber that attach to the lens are help in the accommodation. कोई भी चीज़ जो कि हम लाइट की रेज जो कि फोकस करती हैं रेटिना पे, with the स्केचिंग और रिलैक्सेशन आई मसल एंड आई फाइबर, और जो हमारा लेंस है वो कनकेव हो जाता है या कन्वेक्स हो जाता है, उसके स्केचिंग और रिलैक्सेशन से जो फोकस पड़ता है हमारी रेटिना पे और जो इमेज बनता है उसको कहते हैं अकोमोडेशन। मीडियन आई क्या है? कुछ रेप्टाइल्स में
उनकी जो रूफ होती है या उनका जो सर होता है, उनकी मिड ब्रेन में रूफ ऑफ देयर हेड एक मीडियन आई होती है, या एक आउट ग्रोथ होती है, आई लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं मीडियन आई। ठीक है। इन टोटारा मीडियन आइज इज कम्प्लीटली इज कंप्लीट विद लेंस, उसमें नर्व फाइबर भी होते हैं और रेटिना भी होती है। मतलब जो ये टोटारा है उसकी जो मीडियन आई है वो एज अ थर्ड आई यूज होती है। ठीक है। उसमें लेंस भी होता है, इमेज फॉर्मेशन भी होती है, और वो सेंस कर सकता है इस अपनी थर्ड आई के थ्रू कि हम उसने कुछ देखा है। इन सम स्नेक इन सम रेप्टाइल के जो मीडियन आई है उसके ऊपर स्किन होती है, वो स्किन से कवर होती है, वो इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं होती, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है कि लाइट आ रही है या डार्क, ये पीरियड में डिफ्रेंशिएट कर सकती है लाइटनेस और डार्कनेस में, लेकिन वो इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकती। अब आई में पिगमेंट्स होते हैं दो तरह के, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड कोन्स आर रिस्पॉन्स टू हैवी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड हेल्प इन कलर परसेप्शन। आई में रोडोप्सिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जब भी कोई लाइट हमारी आई के लेंस के आके पड़ती है हमारी आई के कॉर्निया पे, तो क्या होता है, लाइट के फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोडोप्सिन पिगमेंट रिलीज होती है। रिडॉप्सन पिगमेंट जब रिलीज होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। जब लाइट हमारी आंख पे आके स्ट्राइक करती है, ठीक है, आंख के कॉर्निया पे, तो रिडॉप्सन पिगमेंट रिलीज होता है। इस रिडॉप्सन पिगमेंट के रिलीज होने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी क्या करती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। एक्शन पोटेंशियल हमारी नर्व ऑप्टिक नर्व कैच करके ब्रेन तक ले जाती है। ठीक है। और आगे का मैकेनिज्म आपको पता है कि हमें ब्रेन जो है वो डिटेल प्रोवाइड करता है कि हमने ये देखा है। ये तो हो गया जी मैकेनिज्म इन लाइट। लेकिन जब डार्क पीरियड होता है, जब रात होती है, तो क्योंकि जो रोडोप्सिन है वो तो लाइट को अब्जॉर्ब करके एक्टिवेट होता है। ठीक है। लेकिन जब डार्क होती है तो लाइट तो नहीं आ रही होती, तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए होता है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो ब्रेक डाउन होते हैं। इनके ब्रेकडाउन से जो एनर्जी होती है वो रिडॉप्सन को एक्टिवेट करती है। जब रिडॉप्सन स्टिमुलेट होता है, ये एक्टिवेट होता है, तो वो सेंस करता है कि हमने क्या देखा है। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सेंसेस। if you people have any query, any confusion, then you will friendly consult with me। और इसके साथ हमारा आज थर्ड चैप्टर भी जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है। आज हमारा 60% कोर्स कवर हो गया है। ठीक है।